तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत एक एक्सिक्यूशन से होती है, जहाँ पे एक बंदे का सर कलम करने को जा रहे होते हैं और जो बंदा उसकी गर्दन को काटने जा रहा होता है वो अपनी तलवार से लगातार उस पे वार करता चला जा रहा होता है। और हैरानगी की तो बात ही होती है, गर्दन कटना तो दूर की बात, उस पे एक खरोचे तक न आती। और मामला बद से बदतर तो तब होता है कि देखते देखते वो तलवार भी टूट जाती है। देखने के बाद आसपास के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस कदर डर जाते हैं, पर वहीं पे मौजूद वो अनजान शख्स जिसकी गर्दन कटने को जा रही थी उससे घंटा फड़कना पड़ता। उसकी आंखें इस बात की साफ साफ गवाही दे रही होती है कि वो जो भी है वो चलती फिरती कयामत है। उसकी आंखों में जैसे खून की बूंदें टपक रही हो। वो बंदा समंदर की बहती हुई लहरों से भी ज्यादा शांत होता है। ये जो इतना कोल्ड हार्टेड बंदा है ये हमारा मेन कैरेक्टर है। हमारा मेन कैरेक्टर खुद भी अपने से सवाल पूछते हुए कहने लगता है, आखिर क्यों मुझ पे मौत हराम है, मैं मरता क्यों नहीं हूँ, मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। वो ये जैसे तैसे कह रहा होता है, उससे वो लम्हा सा याद आने लगता है जहाँ पे वो काफी सारे लोगों को मौत के घाट उतार के उनकी लाशों पे खड़ा होता है और घंटा उससे फर्क पड़ा होता है। शायद से देखने वालों के कलेजा उनका मुंह को आने को लगे। वाकई में वो लम्हा भयानक था। अब दूसरे सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर को प्रिजन में होल्ड अब बंदा पाते हैं। वहीं पे एक अनजान लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी कर रही होती है। वो अपनी ये सब कुछ डायरी में नोट करते हुए कहने लगती है, अच्छा बचपन से ही तुम्हें असैसिनेशन टेक्निक्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि उसी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग अपनी जान गवा बैठे। और जबकि तुम इवागाकुरे विलेज से बिलोंग करते हो, तुम्हारे जिस्म से टकराने से तलवार का टूटना यूं मामूली बात है। तो इसी बात से हमारा मेन कैरेक्टर भी एग्री करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी बात ठीक है, उस बुड्ढे के हाथों में जैसे दम ही ना, मुझे तो यहाँ तक अपने निंजुत्सु के भी इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाँ यार, हमारा मेन कैरेक्टर एक निंजा भी है, जिसे तुम लोग शिनोबी कह सकते हो। तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम निंजुत्सु इस्तेमाल कर सकते हो मेरे सामने, कि मैं देखना चाहती हूँ। तो ये सुन के गगामारू फौरन से इनकार कर देता है। अब अगले दिन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की एक्सिक्यूशन एक बार फिर से जारी की जाती है। इस बार उसको जिंदा जलाने का ऑर्डर होता है। और यार यूं किसी को आग में जलाना वन ऑफ द पेनफुल डेथ में से एक है। पर जब तक यहाँ पे बात हमारे मेन कैरेक्टर की चल रही है मेरे भाई लोगों, तो उसके लिए कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। अब चुन उससे जलाया जा रहा होता है, इतनी तपकी हुई आग में भी लकड़ियां वगैरह पिघलने लगती है और यहाँ तक उसके जिस्म पे भी आग लग जाती है। तब भी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को उस तपती हुई आग में भी कुछ ना होता। अब दूसरे सीन में हम फिर से अपने मेन कैरेक्टर को बंदा हुआ देखते हैं। वह उसी लड़की से कहने लगता है, ओए तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते, ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद मरने से इनकार कर रहा हूँ। इन सब में अब वो लड़की उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने बारे में बताते हुए कहने लगता है, मुझे बताया क्या था कि मेरे पेरेंट्स को विलेज के चीफ ने मार डाला और उसकी वजह मुझे नहीं मालूम और ना कि मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कोई ड्रीम वगैरह भी नहीं है। एक शिनोबी का आखिर क्या ही ड्रीम हो सकता है, वो बस उतना ही करता है जितना कि उसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं। वो लड़की अब उससे पूछने लगती है, तुम्हें पकड़ा क्यों गया है। हमारा मेन कैरेक्टर इस पे बताने लगता है, वो एक बार विलेज छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था, पर एक जॉब के दौरान मेरे ग्रुप वगैरह ने मुझे धोखा दिया और मैं पकड़ा गया। विलेज यहाँ से भागने की कभी भी इजाजत नहीं देता। बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हमारे मेन कैरेक्टर की एक्सिक्यूशन को फिर से जारी किया जाता है। और इस बार के एक्सिक्यूशन में वो बुल वगैरह का इस्तेमाल करके उससे बीच में से फाड़ने को जा रहे होते हैं। ये मेथड भी इंतहाई पेनफुल है। बुल वगैरह एक तरफ तो उससे खींचना शुरू करते हैं और दूसरी तरफ वो बुल खुद अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरी पड़ी होती है। तो देख के वहाँ का इंचार्ज काफी गुस्से से कहने लगता है, अगर इस तरह चलता रहा तो हमारे मैजिस्ट्रेट ऑफिस की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। पता वही लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहने लगती है, वेल मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि तुम मरना चाहते हो और फिर भी तुमने हमारे मेथड्स के खिलाफ जाने की कोशिश की। चलो दफा करो उन बातों को, वैसे तुमने विलेज को छोड़ने की क्यों कोशिश की। हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, कोई खास वजह नहीं, इवागाकुरे विलेज में बस मैं ही सबसे बेस्ट था, यही वजह से चीफ ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। उसकी नादान बेटी सबसे गई गुजरी थी। उसकी बेटी मेरी बहुत ज्यादा कदर करती थी, बहुत ज्यादा केयर करती थी और ज्यादातर वो मुझे बिहेव करना सिखाती थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। यही वजह से मैंने विलेज को छोड़ना चाहा। इस बारे में मैंने चीफ को भी बता दिया। चीफ मान भी गए थे, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि इसके बदले में तुम मेरा एक आखिरी काम करता हो, पर वो ट्रैप के अलावा कुछ ना निकला। जबकि मुझे ये बात मालूम भी थी, मुझे ये भी पता था चाहे मैं दुनिया के जिस मर्जी कोने में भी चला जाऊँ ये विलेज के लोग मेरे पीछे आते रहेंगे। हालांकि मैं पागल था कि मैं सोच रहा था कि मैं चीफ के खिलाफ जा सकता हूँ, जिस वजह से मैंने हार मान ली। अब हम एक रात का सीन देखते हैं यहाँ पे एक अनजान शख्स उसी लड़की से कहने लगता है, वैसे मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए और मुझे लगता है इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको उसका नाम पता है। तो वो लड़की कहती है, हाँ गाबीमारू। वो अनजान शख्स इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं वो वाला नहीं, दूसरा उसका निकनेम हालो गाबीमारू। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है और कौन मरता है। जहाँ तक जब उसे अरेस्ट भी किया जा रहा था, सब नजर चपकते ही उसने 20 लोगों की जान ले ली। मैंने सुना है इवागाकुरे विलेज में जो भी शिनोबी वगैरह बनते हैं उन्हें एक मेडिसिन दी जाती है
जिससे वो इमोर्टल बन जाते हैं। कहानी हमारे मेन कैरेक्टर पे जाती है जो कि हर बार की तरह बंदा पड़ा होता है। बाय द वे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है गागी मारू और उसे उसी लड़की की बात याद आने लगती है कि वो ठीक कह रही है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन जब वो लोग मेरी जान को नोचने को जा रहे होते हैं किसी वजह से अपने जिस्म को सख्त कर लेता हूँ। फिर क्यों मैं मौत से इनकार कर रहा हूँ जबकि मैं मरना भी चाहता हूँ। कल तो जरूर मैं अपनी जान ले लूंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इस बार हमारे मेन कैरेक्टर को तेल छिड़क के आग लगा दी गई होती है। इस बार भी वो भड़कती हुई आग में से सही सलामत जिंदा बाहर निकल के आ रहा होता है। फिर उस भड़कती हुई आग में से धीरे धीरे ही सही लेकिन कदम लेके आगे बढ़ा होता है। खुद से पूछता है तो आज मैं क्यों नहीं मरा। इन्हीं में वो इंचार्ज भी आकर कहने लगता है होए तू मर क्यों नहीं जाता, तू किस चक्की का आटा खाता है। अरे वही लड़की कहने लगती है सर सारी की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। ये कहने की देर होती है हमारे मेन कैरेक्टर को एक अनजान जगह में ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे वो इंचार्ज कहने लगता है इस बार तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब इसी तरह उसे एक अनजान रूम में ले आते हैं जहाँ पे गगामारू अपने सामने उसी लड़की को पाता है जो कि अक्सर उसी के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर ली होती है। हमें पता चलता है वो कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि गजब किस्म की शॉर्ट टेस्टर है जो कि ईडो से यहाँ पे भेजी गई है और इसे तुम लोग बुला सकते हो एक्सिक्यूशनर यामादा असाइमन। उसके रोनिंग क्लैन का ट्रेन नेम भी है और इसका क्लैन जनरेशन टू जनरेशन शॉर्ट टेस्टर और एक्सिक्यूशनर का धंधा करते चले आ रहे हैं। यामादा फिर उसे कहने लगती है तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी करूंगी। यहाँ तक यामादा के ब्लेड घुमाने से भी पहले गगामारू को अपनी मौत दिखती है। तब कहीं जाके गगामारू को होश आती है कि यार ये वाकई में खतरनाक है। गगामारू फौरन से अपने हाथों को छुड़वाता है कि चलते यामादा जो ही उस पे वार करती है गगामारू वक्त पे ही उसे डॉज कर लेता है। ये देख के यामादा बोलने लगती है क्या हुआ, मैंने तो समझा तुम मरना चाहते हो। और यहीं पे गगामारू नोटिस करता है कि उसकी गर्दन पे छोटा सा कट भी लग गया है। यामादा दोबारा से उसकी तरफ बढ़ते हुए एक गजब किस्म का वार करती है। यामादा जब मार के उसे डॉज कर लेता है उस दौरान यामादा खुद भी हैरानगी से सोच रहा होता है क्या मैं वाकई में मरना चाहता हूँ। यामादा फिर उससे बोलने लगती है ये मेरा काम है, मैं काफी लोगों की जान ले चुकी हूँ और उनके आखिरी लम्हे में मैं उनके साथ होती हूँ और इसी वजह से मैं बता पाती हूँ बंदे की सच्चाई ब्लेड के रिफ्लेक्शन में शो होती है। यामादा उससे कहने लगती है कि तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं पे तुम किसी वजह से जिंदा रहने की अभी भी ख्वाहिश रखते हो। जबकि तुम अपने बारे में बता रहे थे तो मुझे एक बात का तो अंदाजा हो ही गया था कि तुमने एक चीज के बारे में झूठ बोला है, वो कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। बताओ मुझे क्या वही तुम्हारी जिंदा रहने की वजह नहीं है। और वहीं पे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे गगामारू की वाइफ उससे जो भी कहती होती गगामारू चुपचाप उस पे हाँ कहता होता और उसकी वाइफ बिल्कुल एक आम नॉर्मल कपल्स की तरह जिंदगी गुजारना बहुत पसंद करती थी। अब आखिर इतना कुछ याद करने के बाद गगामारू गुस्से में पास में ही मौजूद किसी सैनिक से तलवार लेते हुए यामादा पे टूट पड़ता है। यामादा उसके वार को रोकते हुए कहने लगती है क्या सब कुछ मैंने सच नहीं कहा। हमारा मेन कैरेक्टर खुद को तसल्ली देता रहता है इस जिंदगी से कुछ नहीं चाहता, मैं द गगामारू हालो हूँ। ये कहते हुए वो यामादा पे जो ही टूट पड़ता है। फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आने लगता है। यहाँ पे गगामारू थोड़ी सी जख्मी हालत में होता है। वहीं पे उसकी वाइफ काफी दिलों की गहराइयों से उसका ख्याल रख रही होती है और उससे बताती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की बहुत ख्वाहिश रखती है। दरअसल इस विलेज में औरतों को सिर्फ गाँव की जूती ही समझा जाता होता। उसके फादर ने यहाँ तक उसके चेहरे की एक साइड को भी जला दिया होता है ताकि उसकी नॉर्मल लाइफ जीने की इच्छा खत्म हो जाए और वो वैसा ही करे जैसे कि उससे कहा जाए। और फिर भी मेरे दाग वाले चेहरे को भी तुमने कबूल किया, अंदर से खाली नहीं हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये कहते हुए उसकी वाइफ उससे किस कर लेती है। उस रोज के पास से गगामारू ये डिसाइड करता है कि वो हर एक गलत काम को छोड़ देगा और अपनी वाइफ को एक नॉर्मल जिंदगी देने के लिए वो इस विलेज को छोड़ने का फैसला करता है। जब ये बात गगामारू ने चीफ को बताई, चीफ को ये बात हरगिज काबिल कबूल नहीं थी और विलेज के रूल्स के खिलाफ जाने की वजह से गगामारू आजकल इन हालात में है। उसके बाद उसकी वाइफ के साथ भी बहुत ज्यादा गलत हुआ होता है। वो बहते हुए खून को याद करते हुए कहने लगता है आम जिंदगी, मैं जीना चाहूंगा एक आम जिंदगी, पर ये नामुमकिन है। यहाँ पे गगामारू धीरे धीरे ही सही लेकिन यामादा पे बाड़ी पड़ता चला जा रहा होता है। जो वो बस अपना अगला वार करने को ही जा रहा होता है। यामादा उसे एक लेटर छोड़ करते हुए कहने लगती है नॉर्मल लाइफ जीना मुमकिन है। पे लिखा होता है कि जो भी ये एक टास्क कंप्लीट करेगा चाहे उसने बड़े से बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो उसके जुर्म को मिटा दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ उससे गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। बस सिर्फ अंडरवर्ल्ड जाना है। एक ऐसी जमीन ढूंढी है जिसे तुम हेवन से कम नहीं कह सकते। यूक्यू किंगडम से आगे साउथ वेस्ट की साइड पे तुम्हें मिलेगी। जिसे ढूंढा गया था वो कोई और नहीं बल्कि हेवन थी। वो नजारा दिल पे छू जाने वाला था। तुम्हारा टास्क ये है तुमने वहाँ पे जाके एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना है। कहा जाता है इससे खाने से बंदा इमोर्टल हो जाता है। इस टास्क के लिए काफी कई सारों को भेजा गया था। जो भी वापस लौट के आता था
वो एक तरह से खुद भी फूल वगैरह बन चुके होते थे। हालांकि मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ आज भी तुम्हारा इंतजार करिए तुम्हारे विलेज में। खुद को अकेला बंद कर दिया सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। तो सुनने के बाद गगामारू की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ पे जो इंचार्ज होता है वो कहता है मैं इसे यू रिलीज करने से इनकार करता हूँ। हम देख पाते हैं गगामारू को अपनी वाइफ की याद से ताने लगती है और वो यहाँ पे रोने लगता है। गगामारू यामादा से सहमत होकर कहने लगता है, ओए तुम निंजुत्सु देखना चाहती थी है ना। ये कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के जिस्म में से बढ़ बढ़ के वो शोले वो भड़कती हुई आग बाहर निकलने लगती है। बस एक ही झटके में वो यहाँ पे सबको मौत के घाट उतार देता। जबकि यामादा ने अपनी तलवार उस इंचार्ज के गले के आगे ताड़ी हुई होती है। फिर आखिर में गगामारू बोलता है मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा एलिक्सर ऑफ लाइफ को। यहीं पे गगामारू खुद से सहमत होकर कहने लगता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और जिंदा लौट के भी आऊंगा, सब तुम्हारे लिए। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।